नमस्कार, मैं हूं नगमा। एनडीटीवी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारी लीड स्टोरी है अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के इस नए फैसले के बारे में। अगर वो ये फैसला करने में कामयाब रहते हैं तो इसका असर लाखों भारतीयों पर पड़ेगा। कितना होगा उन्हें नुकसान, दिखाएंगे आपको आगे। लेकिन इसके अलावा और भी खबरें हैं, बताते हैं क्या क्या। असद के भागाने के बाद से ही सीरिया में कहर ढा रहे इजराइल का आखिर अब मंसूबा क्या है, इजराइल वहां क्या कर रहा है, ये दिखाएंगे आगे। लेकिन साथ ही दिखाएंगे आपको गाजा से भी खबर। उत्तरी गाजा में पिछले 2 महीने से हजारों लोगों के लिए खाने पीने की मुश्किल हो रही है, तो आखिर क्या रोक रहा है वहां खाना पीना भी पहुंचने से। और इसके साथ साथ एक खूबसूरत शहर अमेरिका के किस खूबसूरत इलाके में कब से और क्यों धधक रही है जंगलों की आग। साथ ही एक तस्वीर ग्रीस का एक खूबसूरत गांव वीरान होने लगा, तो वहां फिर से रौनक के लिए आजमानी पड़ी है कौन सी ट्रिक। लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। अमेरिकी सिटीजनशिप हासिल करना लोगों का सपना होता है। अमेरिकी नागरिक होने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको वहाँ पे संघीय चुनाव में और राज्य के चुनाव में वोटिंग के राइट्स मिलते हैं। फेडरल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आमतौर पर वो लोग जिनका जन्म अमेरिका में होता है वो ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। लेकिन नए होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कानून को खत्म करने की तैयारी में हैं। देखिए इसका क्या असर होगा भारतीयों पर, इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इस तरह की भीड़ में किसी भारतीय को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका की आबादी में 1% से कुछ ज्यादा भारतीय हैं और वो हर क्षेत्र में छाए हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के 48 लाख लोग हैं, जिनमें से तकरीबन 66% अप्रवासी हैं और 34% अमेरिका में ही जन्मे हैं। अमेरिका की चमक दमक भारतीयों को अपनी तरफ खींचती है। वो तरह तरह के रास्तों से अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर बाहर से आने वाले लोगों पर है जो यहां नागरिकता हासिल कर लेते हैं। वो उनकी संख्या सीमित करना चाहते हैं। अमेरिका का संविधान जन्म से नागरिकता की गारंटी देता है। संविधान के 14वें संशोधन में ये नियम है। इसके मुताबिक अमेरिका में पैदा सभी लोग देश और उसके राज्यों के नागरिक हैं। ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करना चाहते हैं, जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने पर नागरिकता मिलती है। ये नियम गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों पर भी लागू है। छात्र वीजा, पर्यटन वीजा के दौरान जन्म होने पर भी नागरिकता मिलने का प्रावधान है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि वो इसे बदलेंगे। वो चाहते हैं कि अमेरिकी नागरिकता के मानक सख्त हों। जन्म से मिलने वाली नागरिकता का नियम बदला जाए। उनके मुताबिक बाकी देशों में ये चलन नहीं है और इससे सिस्टम का फायदा उठाया जाता है। बर्थ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और बच्चों के जन्म के लिए लोग अमेरिका का दौरा करते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे भारतीयों पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका में 16 लाख भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो वहीं पैदा हुए। फैसले का असर इन लोगों पर तो नहीं होगा, लेकिन जिनके माता पिता ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हैं उन पर असर होगा। जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, आने वाले दिनों में उन पर भी असर पड़ेगा। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने नियम बदलने के बारे में बात की थी, लेकिन संभव न हो सका। इस बार वो शुरुआत से ही इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या नियम बदलना ट्रंप के लिए आसान होगा? क्योंकि अमेरिका में संविधान बदलने के नियम सख्त हैं। संसद और राज्यों के जरिए ये बदलाव होता है। कई राष्ट्रपति के लिए भी बदलाव आसान नहीं होता। कहा जा रहा है कि ट्रंप को जितवाने में भारतीयों का बड़ा हाथ है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से नुकसान भी भारतीयों का ही सबसे ज्यादा होगा। हालांकि ट्रंप ये फैसला अचानक नहीं ले रहे। अमेरिका की जनता से ये उनका पुराना वादा रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस पुराने वादे को निभा पाएंगे और अमेरिकन सिटीजनशिप
की चाह इतनी ज़्यादा क्यों है लोगों में? क्योंकि इसकी नागरिकता के बहुत सारे फायदे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड के लिए कैसे न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिका में रह रहे और देशों के नागरिकों की भी लंबी लंबी कतारें हैं। अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो आपको अपने पुराने देश प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, यानी डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, और आपको उतने ही अधिकार मिलेंगे जितना कि मूल रूप से अमेरिकी नागरिकों को मिलते हैं। अमेरिका में सरकारी नौकरियां और स्कॉलरशिप का बराबर का अधिकार होगा आपका। अमेरिका का पासपोर्ट बहुत शक्तिशाली है। इस पासपोर्ट से 186 देशों की यात्रा बिना वीजा के संभव है, यानी कि आप 186 देशों में वीजा ऑन अराइवल का प्रावधान का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अमेरिकी सिटीजन हैं तो। लेकिन दिलचस्प है कि बड़ी तादाद में भारतीय मूल के अमेरिकी रिपब्लिकन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के कई अमेरिकियों को टॉप पोजीशंस दी है। अरबपति कारोबारी एलोन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कार्यभार दिया गया है। ट्रंप ने अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस विभाग का डायरेक्टर चुना है। तुलसी गबार्ड जब 2 साल की थी तो उनका परिवार अमेरिका के हवाई में आकर बस गया था। ट्रंप ने एक और भारतीय मूल के अमेरिकी को अपनी कैबिनेट में एक अहम जिम्मेदारी दी है, जिनका नाम है काश पटेल। काश पटेल को FBI के डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति JD वैंस, भारतीय की पत्नी उषा वैंस जो हैं वो भी भारतीय मूल की हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में कई भारतीय मूल के लोग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। और बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। आनंद आहूजा हैं हमारे साथ जो ट्रंप के समर्थक हैं, और अजय जैन भुटोरिया हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। आनंद आहूजा, ये फैसला क्या भारतीयों पर असर डालेगा और कैसे? क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी अंदेशा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने इस इरादे को लागू करने में कामयाब हुए तो सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। नगमा जी, सबसे पहली बात यह है कि इंडियंस और नॉन इंडियंस की बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये इन 4 सालों के अंदर पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने विवरण किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी आसान नहीं है। 2/3 स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 2/3 स्टेट्स को एग्री करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 14th अमेंडमेंट बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में पैदा हुए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक हैं। इसको हम कहते हैं राइट ऑफ द सॉइल थ्योरी कि अगर जहां तो पे आप आप कह रहे हैं पैदा कि हुए ये हैं, आसान नहीं होगा करना, पर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इस बात को कहा था, फिर अभी वो एक बार फिर ये क्यों कह रहे हैं, इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? कौन उनके निशाने पर है? नहीं, कहने को एक देखो समस्या है। समस्या को जब हाईलाइट नहीं करेंगे, जैसे एक बीमारी है, कैंसर है, कैंसर को आप हाईलाइट नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर को जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तो उसका पास आपका इलाज भी है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। और आपने बहुत अच्छा बताया, इसको कहा कि लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं या जो इलीगल भी हैं, बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ बच्चा पैदा किया और फिर उसके बाद ये क्लेम करते हैं क्योंकि मेरा बच्चा US सिटीजन है तो मुझे भी यहाँ राइट मिलना चाहिए रहने का। तो ये एक जो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या का, जैसे मैंने बताया कि कैंसर का इलाज करने में काफ़ी उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी इलाज उस पर करना पड़ते हैं। तो इसी हिसाब से ये समस्या बहुत बड़ी तो है। आप कह रहे हैं समस्या बड़ी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है ये इस तरह से करना आसान भी नहीं है। अजय जैन भुटोरिया, आप डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का क्या आपको लगता है कि भारतीयों पर बड़ा असर होगा या सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स और मैक्सिकन्स जो वहां पे हैं उनको ये निशाना बना रहे हैं? ये बात जो उठ रही है अभी 2021 में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अपनी पॉलिसीज चेंज करी थी विच अलाउड इलीगल इमिग्रेंट्स टू कम, तो उसी के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये इलेक्शन भी हारा है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन है।
तो जो ट्रम्प का ये कहना है कि जो सिटीजनशिप ही विल टेक अवे, ये इनका एक पॉलिटिकल कैंपेन था, और पॉलिटिकल कैंपेन में लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे आनंद जी ने कहा, वैसा बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने के लिए 65% फिर यहाँ भारत में सपोर्ट बहुत चाहिए। चिंता बहुत सारे लोगों में, ज्यादातर बहुत सारे भारतीय मूल आप के लोग हैं, तो किस तरह का, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा अगर ऐसा हो मैं जाता है तो? अगर पहला तो ऐसा होगा नहीं, और डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभी डेमोक्रेटिक मेजोरिटी है, तो वो इसको होने नहीं देगी। और इसके अलावा कोर्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक जो है वो कोर्ट में केसेस करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनली ये ट्रम्प हार जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ भारतीय को जो चिंता नहीं करनी चाहिए, जो लीगली यहाँ आए हैं, जो अभी H1 प्रोसेस पे है, और उस प्रोसेस पे उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, इलीगल इमिग्रेंट जो बॉर्डर इलीगली क्रॉस करके आए हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन होगा। वो क्या होगा, डिपोर्टेशन होगा, कैसे उनको डिपोर्ट करेंगे, कितना गहरा एक्शन होगा, क्योंकि मेजर जो अभी जी पिछले 2 सालों में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए, उसमें लेटिनोस, मैक्सिकन्स, हाइथियंस, वेनेजुएलन्स, और लार्ज नंबर एशियन फ्रॉम चाइना, और थोड़े इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। तो पर इनके क्या ऊपर वहां पे बर्थ टूरिज्म बहुत ज्यादा रियली है, आनंद आहूजा साहब? या ये एक समस्या है। और नगमा जी, जो इस सब समस्या में सबसे बड़ी जो समस्या आती है, अगर ये मान लो थियोरेटिकली अगर ये इम्प्लीमेंट भी होता है, तो सवाल ये उठता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक कोई H1 वीज़ा के ऊपर यहाँ 30 साल रहा है, उसके 30 साल में कोई बच्चे हुए हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन ही हैं। फिर सिटीजनशिप आप जो यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं, आप कहेंगे उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो अलाउड है। अगर ईस्ट एशियन कंट्री से कोई यहाँ आता है और बच्चा पैदा करता है, तो वो उसको हम राइट नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, और जैसे अजय ने बताया कि इसमें काफी लॉ सूट्स आएंगे, और अटर्नी जो मेरे जैसे हैं उनकी दुकानें अच्छी चलेंगी। जी जी, तो इसमें लॉ सूट्स बहुत आएंगे, अटॉर्नीज की दुकानें अच्छी चलेंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों का ही मानना है, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे ट्रम्प, की ये ट्रम्प कह तो रहे हैं, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट, ये दोनों का मानना है कि ट्रम्प ये कह तो रहे हैं, पर उनके लिए कहना जो करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी तकनीकी पेचीदगियां भी हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सीरिया की। सीरिया से असद के भागने के बाद इजराइल शांत नहीं बैठा है, वो वहां बम बरसा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके टैंक गोलान पहाड़ियों के बफर इलाके से आगे बढ़े हुए हैं। आखिर इजराइल क्या चाहता है, उसकी आगे की योजना है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्दियों को छोड़ दें तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। हमलों के बीच भी सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो रही गतिविधियां सामान्य नहीं है। 48 घंटों में 350 हवाई हमलों के बीच इजरायली टैंक भी हलचल कर रहे हैं। ये इलाका दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर और इजरायली क्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर पर है। जिस हेरमोन की पहाड़ी तक इजराइल के पहुंचने की बात है, वहां से दमिश्क पर ही नहीं, लेबनान के बैरूत पर भी नजर रखा जा सकता है, और ये इजराइल के लिए बहुत आसान हो गया है। अब सवाल इजराइल के मंसूबों को लेकर है। असद के भागने के बाद इजराइल 3 दिनों में ही दमिश्क में रक्षा प्रणालियां, सैनिक ठिकाने, मिसाइल डिपो और कई हथियार कारखाने तबाह कर चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने सीरिया की नेवी को भी तबाह कर दिया है। तो इजराइल अब और क्या चाहता है? वो खाली पड़े मैदान में मौके का पूरा फायदा उठाकर ईरान को घेर लेना चाहता है। हिजबुल्लाह के लिए सीरिया से होकर जाने वाली ईरानी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है, ताकि हिजबुल्लाह दोबारा खड़ा ही ना हो सके। गोलान पहाड़ियों के बफर जोन से वो काफी आगे है और लौटना नहीं चाहता। इजराइल बफर जोन से आगे निकलने पर लगातार अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बता देती हैं कि सच क्या है। दरअसल इजराइल सीरिया में व्यवस्था कायम होने से पहले अव्यवस्था के माहौल में वो सब कुछ कर लेना चाहता है, जिसके लिए उसे बरसों तक इंतजार करना पड़ा। सीरिया में असद की सरकार गिरने के बाद यूरोप में रहने वाले सीरियाई जश्न मनाने के लिए सड़कों पर तो निकल पड़े।
और उसके बाद ही दक्षिणपंथी नेताओं को मौका मिल गया। वो कहने लगे हैं कि सीरिया में अब हालात सामान्य हैं, बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है, इसलिए इन शरणार्थियों को जो इतने दिनों से यूरोप में शरण ले रहे हैं, उन्हें अपने अपने देश लौटने में अब देर नहीं करनी चाहिए। तुर्की और लेबनान से लगती सीरिया की सरहद पर भीड़, ये वो लोग हैं असद सरकार के पतन के बाद अच्छे दिनों की वापसी में सीरिया लौटना चाहते हैं। लेकिन जो लौटना नहीं चाहते उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, खास तौर पर यूरोप से। जर्मनी में अगले साल चुनाव हैं। मौजूदा सरकार पर दबाव है कि वो बाहरी लोगों की घुसपैठ को रोके। मुख्य धारा के कुछ विपक्षी दलों के नेता सीरियाई लोगों को फौरन बाहर करने की बात कर रहे हैं। एक नेता जेंस साफन ने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग सीरिया वापस जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार को मुफ्त चार्टर प्लेन की सुविधा के साथ 1000 यूरो देने की घोषणा करनी चाहिए। बर्लिन की सड़कों पर रविवार को सीरियाई लोगों के जश्न के बाद दक्षिणपंथी नेता एलिस वीडल ने ट्वीट भी किया कि जर्मनी में फ्री सीरिया का जश्न मनाने वालों के पास अब कोई वजह नहीं बची है कि वो यहाँ रहें। उन्हें फौरन सीरिया लौटना चाहिए। हालात बदलते देख जर्मनी और कुछ दूसरे यूरोपीय देशों ने कहा है कि वो सीरिया के हालात साफ होने तक शरण देने की अर्जियों पर फैसला स्थगित कर रहे हैं। जर्मनी में फिलहाल इस तरह की 47,000 अर्जियां लंबित हैं। 2020 में 6,700 सीरियाई लोगों को नागरिकता मिली थी, जो 2024 में बढ़कर 75,500 हो गई। 8 करोड़ 30 लाख आबादी वाले जर्मनी में 9,75,000 सीरियाई हैं, ज्यादातर शरणार्थी। बरसों पहले सीरिया से गए शरणार्थियों के रेलों ने यूरोप का पूरा माहौल ही बदल दिया था। इनकी मजबूरी समझकर ज्यादातर देशों ने दिल से उनका स्वागत किया। कुछ ने अनिच्छा से आने दिया और कुछ ने साफ मना कर दिया। संगठन और राजनीतिक दल इनके समर्थन और विरोध में बोलते रहे। अब माहौल फिर बदला है तो फैसला सीरियाई शरणार्थियों को करना है कि वो यूरोप की आसान जिंदगी चुने या खतरा मोल लेकर वतन लौटे। एनडीटीवी दुनिया में अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर लौटिए, दिखाएंगे आपको खबरें दुनिया के कोने कोने से। आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और अब कुछ अहम खबरें जो हम दुनिया के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले करते हैं बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक धमाका हुआ है जिसमें तालिबान शरणार्थी मंत्री खलील हक्कानी की मौत हो गई है। ये धमाका गृह मंत्रालय की इमारत में हुआ। तालिबान ने 3 साल पहले सत्ता पर कब्जा किया था और तब से अब तक के तालिबान के सबसे बड़े नेता हैं जिनकी मौत हुई है। धमाके की किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गाजा में पिछले 2 महीनों से मानवीय सहायता लगभग पूरी तरह से बंद है, जिससे 65 से 75,000 फिलिस्तीनी बिना खाने, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवा के रहने पर मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की सिर्फ 4 बेकरी गाजा पट्टी में चल रही है और वो सारी गाजा शहर में वही है, जिससे खाद्य संकट और गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र के अफसर ने बताया कि गाजा पट्टी के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और इजरायल से लगातार राहत सामग्री ले जाने की इजाजत मांगी जाती रही। इस बयान पर इजरायल ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। और अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के खूबसूरत मलीबू इलाके में जंगली आग कुछ इस तरह से धधक रही है। तेज हवाएं आग को और बढ़ा रही हैं। करीब 20,000 लोगों को इलाका छोड़कर कहीं और जाने को कहा गया है।
इस इलाके में सैंटा नाम की तेज हवाएं भी चल रही हैं। मलीबू इलाका अपने खूबसूरत समुद्री किनारों और नामी गिरामी लोगों के आलिशान मकानों के लिए जाना जाता है। ये हॉलीवुड फिल्मों की पसंदीदा जगहों में से है। फ्रैंकलिन फायर नाम की ये आग समंदर के किनारे पर बसे घरों और पेपरडाइन यूनिवर्सिटी के काफी नजदीक पहुंच गई है। और अब आखिर में चलते चलते आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर, आज का वीडियो। ग्रीस की राजधानी एथेंस से 4 घंटे की दूरी पर फोर्ना गांव है। खूबसूरत पेड़ों से घिरा है, लेकिन धीरे धीरे लोग यहां से जाने लगे। पिछले साल यहां के प्राथमिक स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे रह गए थे। फिर एक टीचर और एक पादरी ने मुहिम चलाई, लोगों को यहां बसने के लिए पैसे देने तक की पेशकश की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों की दिलचस्पी इस गांव में बढ़ी और अब उसी प्राइमरी स्कूल में 8 बच्चे हैं और गिरजाघर की घंटियां फिर से गूंजने लगी हैं। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबरों की खबर सुमित अवस्थी के साथ।